नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी बचत उत्सव के तहत देहरादून के राजपुर रोड पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात कर नए जीएसटी स्लैब के बारे में फीडबैक लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीएसटी में जल्द ही ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे जिनसे आम आदमी, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को फायदा होगा। इसीलिए जीएसटी दरों में कटौती 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू हो गई है। इससे सभी को फायदा हो रहा है। जरूरी सामान अब सस्ते हो गए हैं। दुकानदार मुझे बता रहे हैं कि इसका बहुत अच्छा असर हो रहा है। एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला है। पंद्रह अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। ये लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे जीएसटी भी बढ़ेगी और जीएसटी में भी संग्रहण अधिक होगा क्योंकि सेल अधिक होगी। साथ ही जीएसटी राज्य का भी जो है इसमें बढ़ेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम जनता और सामान्य जनता के हित में बहुत बड़ा क्रांति। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में हुई हिंसा में सपा नेता का नाम सामने आने और 3 नेताओं की गिरफ्तारी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम राज्य में दंगा विरोधी कानून लेकर आए हैं। जो भी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। सर, काशीपुर में सपा नेता का नाम आ रहा है इस दंगे में और सपा के कई नेता पकड़े गए हैं और क्या एक साजिश हो सकती है पूरी, ये सोची समझी? देखिए, जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से लोगों को भड़काना और दंगा कराना, एक वर्ग विशेष के लोगों को उसके लिए उत्तेजित करना और एक माहौल खराब करना, ये किसी भी कीमत पर कोई भी जो है इसको ठीक नहीं मानेगा। उत्तराखंड में कतई जो है बर्दाश्त नहीं। देखिए, जब वो हर मुद्दे पर जो है आरोप लगाते हैं और जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको तब भी कहना चाहिए कि नहीं, अच्छा काम हुआ है और इसमें जो है पारदर्शिता के साथ काम हुआ है और जांच में सब सही पाया गया है। तो थोड़ा उन लोगों को भी कहना चाहिए, हम तो पहले ही कह रहे थे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में महिलाओं की क्षमता बढ़ाने और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए काम करने के लिए उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन मंत्री और केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद किया है। पहले तो सभी को, आप सबको धन्यवाद। मैं कहूँगी कि सारी मेरी
बहनें और शीर्ष नेतृत्व जो हमारे प्रदेश का है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन मंत्री जी अजय जी, और मैं कहूँगी कि केंद्रीय नेतृत्व का जो आग्रह रहता है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह रहता है, हमारे संतोष जी का आग्रह रहता है कि कैसे महिलाओं को नेतृत्व क्षमता उनकी कैसे बढ़ाई जाए, उनको कैसे और लीडरशिप रोल में और कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में का हिस्सा उन्हें बनाया जाए। तो मुझे लगता है उसके कारण से उत्तराखंड में ऐसा निर्णय भी हुआ। तो मैं सभी का एक आभार धन्यवाद भी करती हूँ, और अभी सभी अपनी बहनों का, भाइयों का, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और के आदेश पर प्रशासन, सिडकुल प्रबंधन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सिडकुल बहादुराबाद हाईवे के दोनों ओर फैले अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। इस अभियान में अवैध ठेले, कब्जे और दुकानों को तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा और यातायात को सुगम बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर अब मुकदमा दर्ज होगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से खुद कब्जा हटाने की अपील भी की है। जनपद में लगातार अतिक्रमण जो हो रखे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो सिंचाई विभाग की जमीन है, लगातार सभी उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटा रहे हैं। और इसमें हमने रिसेंटली कुंभ मेला क्षेत्र में काफी अतिक्रमण हटाया है। सिंचाई विभाग की जो नहर है उसके किनारे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और आने वाले समय में क्योंकि त्योहारी सीजन भी होगा तो मार्केट्स में भी व्यापारियों के साथ, उनके संगठनों के साथ बैठकर रास्ते हमारे खुले रहें, कोई घटना ना हो, इसके लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। ये राजा बिस्कुट चौक से लेके और सलेमपुर तिराहा तक इस पे लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी, और इसके कारण ट्रैफिक और जो हमारा लगातार मूवमेंट है वो भी बाधित हो रहा था। कई एक्सीडेंट भी इस एरिया में हुए हैं। इसी के दृष्टिगत इन लोगों को पहले मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। तो आज ये पुलिस के और प्रशासन के सहयोग से इसको हटाया जा रहा है। इनके द्वारा दोबारा भी यहाँ पे कार्रवाई की गई तो इस पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता हुई तो मुकदमे भी लिखवाए जाएंगे। यूके SSC परीक्षा घोटाले में फंसे मुख्य आरोपी खालिद की गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार पुलिस ने लक्सर के सुल्तानपुर में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग, बिजली विभाग और नगर पंचायत की टीमें साथ रही। जांच में खालिद के घर पर अवैध बिजली कनेक्शन का खुलासा हुआ है, जिसके बाद आरोपी के पिता के खिलाफ बिजली अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। टीम ने घर से जुड़े सभी दस्तावेज खंगाले और परिजनों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है और दावा किया जा रहा है कि खालिद को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने कहा कि खालिद को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। छापेमारी के दौरान खालिद की बहन को हिरासत में लेकर देहरादून पुलिस के हवाले किया गया। वहीं खालिद के चचेरे भाई ने पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिवार जांच में सहयोग कर रहा है। खालिद का नाम पेपर लीक मामले में पहली बार सामने आया है और वो चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। जब से ये मामला संज्ञान में आया है तब से लगातार खालिद की अरेस्टिंग के लिए प्रयास जारी हैं। इसमें जो उसकी जो बहन है की पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में लिया गया था, जो जनपद देहरादून पुलिस को दिया गया है। साथ में खालिद के भी घर से फरार चल रहा है। उसकी अरेस्टिंग के लिए लगातार कम से कम 4 टीमें हमारी इसमें लगी हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के और एसओजी और सीआईयू की पूरी यूनिट हमारी इस पर लगा रखी है। अब मुझे उम्मीद है जल्दी इसमें अरेस्टिंग की जाएगी और जो भी आवश्यक उससे पूछताछ है उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होंगी जनपद देहरादून स्तर से की जाएंगी। इसमें जनपद देहरादून पुलिस को हरिद्वार पुलिस का पूरा सहयोग किया जा रहा है। नहीं, पहले से तो ऐसा नहीं था और बहुत ही अच्छे सद्भाव का लड़का है और पीडब्ल्यूडी में कार्य करता था ये उसका, और उसके बावजूद इसमें अभी 2 महीने पहले कोई पेट्रोलियम पे इसकी नौकरी लगी थी और ऐसा किसी को भी नहीं, जबकि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, और जरा सा भी मालूम नहीं था। ये तो खुलासा अब ये जो पेपर लीक हुआ इससे हमें मालूमात हुई, और मालूमात में होने के बाद में हमारी जितनी भी यहाँ प्रशासन टीम आई है, पुलिस आई है, एसडीएम आई है, उनका पूरा सहयोग हमने किया है। सच्चाई सामने आने पर आज खुलासा हो जाएगा जो सच है
है नहीं। जैसे हमने एक दो बार संपर्क किया तो मालूम हुआ कि भाई वो इसका मास्टरमाइंड नहीं है, कोई और है। तो हमने ये कहा कि सामने आने के बाद में सच्चाई जो होगी, उसके गिरफ्तार होने के बाद में भाई साहब इसकी जो है सच्चाई सामने आएगी कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें मांग की गई है कि मसूरी देहरादून मार्ग के साथ ही सभी संपर्क मार्ग जो कि आपदा के तहत क्षतिग्रस्त हुए हैं, डीएम की निगरानी में जल्द से जल्द इनकी मरम्मत कराई जाए। वहीं होटल व्यवसायियों, रिक्शा बोझा श्रमिकों के साथ ही पर्यटन से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। शहीद स्थल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से 120 रिक्शा श्रमिकों को राशन वितरण किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि मुख्यमंत्री से मांग है कि मसूरी विधानसभा को विशेष पैकेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज रिक्शा श्रमिक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने राशन वितरण किया है। उत्तराखंड में जो आपदा आई उसमें मसूरी विधानसभा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो हमारी मांग है कि पहली मांग हमारी ये है कि हमारे मसूरी विधानसभा को विशेष पैकेज, अच्छा पैकेज दिया जाए ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। और दूसरा, गोलोगी पावर हाउस का जो गोलोगी पावर का जो रोड है वो 2021 से वो उसका जो प्लांट बना हुआ था उसको वो चालू हो रखा है, लेकिन हर साल 2 बार उन लोगों का डीपीआर चेंज होता है। उसमें बजट बढ़ाए जा रहे और विकास के नाम पर कुछ नहीं, प्रोग्रेस के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने दिया है। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक राहत पैकेज बिल्कुल नहीं मिला है। हमारे मसूरी विधानसभा में बिल्कुल नहीं मिला है। और हम लोग ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर जैसे सरोना न्याय पंचायत है, वहाँ पर अभी तक भी लोग दबे हुए हैं। तो इस जगह ज़्यादा करके वहाँ पर आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मकान ही जब क्षतिग्रस्त हो गया, बह गए, दुकान भी बह गए, तो ये राशन की उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर उपेंद्र सिंह थापली भी वहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी दिन रात वहाँ पर जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ आर्थिक मदद हो रही है हम अपने स्वयं के संसाधन से हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने सर्वप्रथम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने मुख्य तौर पर मसूरी विधानसभा जो है हमारी पूरी आपदा से इस समय ग्रसित है, हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि मसूरी विधानसभा को पूरा एक आर्थिक पैकेज अलग से दे, जिससे यहाँ के जो हालात हैं वो अतिशीघ्र यहाँ पर निपट सके। और हमने ये भी अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जितना भी आपदा कार्य यहाँ पर हो उसके लिए एक समिति गठित हो और जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी को बनाया जाए, जिनकी देखरेख में ये संपूर्ण जो निर्माण कार्य होने हैं, जितने भी आपदा से ग्रसित क्षेत्र में जो भी वहाँ पे कार्य होने हैं वो उनकी देखरेख में हो, जिससे एक तो गुणवत्ता उनकी देखी जाएगी और दूसरा, जब समिति जो लगातार उस पर निगरानी रखेगी तो काम भी अतिशीघ्र होगा। और दूसरा, आज हमने यहाँ पर जो मसूरी जो शहर है वो पूरा पर्यटन से जुड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर रिक्शा चालक भी हैं, हमारे बोझा श्रमिक भी है, पटरी व्यापारी भी है, होटल एसोसिएशन भी है, आपका व्यापार संघ भी है, आपका टैक्सी वाले भी हैं। तो कहीं ना कहीं सब इस समय आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं और उस आर्थिक परेशानी को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि ना हम सत्ता में है ना सरकार में है, हम अपने संसाधनों से आज हमने जो मसूरी के पूरे रिक्शा चालक हैं यहाँ पर 124 उनको यहाँ पर राशन वितरित करने का कार्यक्रम किया। सबसे कालमोड़ा में 3 दिवसीय राष्ट्र नवरचना संगोष्ठी की शुभारंभ किया गया। ये संगोष्ठी 25 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड में सामाजिक, आर्थिक, कृषि, उद्यान, उद्योग और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में व्यापक काम और विकास की जरूरत है। साथ ही राज्य की संस्कृति को संरक्षित कर उसे विश्व पटल पर विशेष पहचान दिलाना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम विषयों पर विचार गोष्ठियां होगी, जिसमें बुद्धिजीवी आपस में चर्चा कर सुझाव देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने
तैयारी शुरू कर दी है। अल्मोड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों को एकजुट कर चुनाव मैदान में उतारने की योजना है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का गठन राजनीतिक, सामाजिक और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी रणनीति बना रही है, जिसके तहत हर जिले में शिविर और बैठकें आयोजित कर लोगों को जोड़ा जाएगा। देखो, हम लोगों ने हमने उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी बनाई है और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी सामाजिक, राजनीतिक और व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। उस पार्टी को मजबूत करना और हमारे साथियों ने भरसक उस काम को किया है। अब उस जनता के सामने ये सवाल है कि वो सही लोगों को चुनेंगे या सही जगह खड़े होंगे, या वो इसी तरह की राष्ट्रीय पार्टी को चुनकर उत्तराखंड का कबाड़ा करेंगे, जनता के पास है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अब से लेकर 2027 मिशन 2027 तक हम लोग, हमारे सारे साथी एकजुट होकर सामाजिक शक्तियाँ, सांस्कृतिक शक्तियाँ, सारी शक्तियों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है और वो कोशिश जल्दी ही अपना परिणाम लाएगी और उसके द्वारा 2027 तक काफ़ी बड़े बदलाव आप उत्तराखंड में देंगे, क्योंकि हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी त्रस्त है। वो कर्मचारी है, भूतपूर्व कर्मचारी है, वो महिला है, वो सारे लोग त्रस्त हैं और उनका आक्रोश आएगा और मुझे लगता है कि वो सही दिशा की ओर जाएगा। और वो अगर सही दिशा की ओर आएगा तो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के बारे में उसको सोचना पड़ेगा, और वो सही दिशा में आएगा तो उत्तराखंड की तमाम शक्तियों का जो मोर्चा बनेगा, जिसमें लेकिन हम काम कर रहे हैं, वो उसकी ओर आएगा। ये मुझे कहना है और हम उसके प्रति आश्वस्त हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। इस दौरान तहसीलदार से लेकर पटवारी और अमीन तक किसी के पास लंबित मामलों की सही जानकारी नहीं थी। कमिश्नर की ओर से पूछे गए सवालों पर सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखते नजर आए। निरीक्षण के दौरान तहसील परिषद की पार्किंग अव्यवस्था, गंदगी और शौचालयों की खराब स्थिति पर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी जताई और तुरंत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जब वो कोर्ट रूम पहुंचे और लंबित मामलों और बकायेदारों की सूची चस्पा करने संबंधित जानकारी मांगी तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर कमिश्नर ने कड़ी फटकार लगाते हुए पत्रावलियों के रखरखाव को भी असंतोषजनक बताया है। कमिश्नर रावत ने साफ निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर तहसील में लंबित पड़े सभी मामलों का निस्तारण किया जाए। देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं 2 तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका रखरखाव ठीक से नहीं है, और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये एसके के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। तो ये किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि तहसील, सब रजिस्ट्रार ऑफिस। हरिद्वार में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की भक्तों में डूबे भक्त माया देवी मंदिर पहुंचे। सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है, जबकि हर कोना मां के जयकारों से गूंज रहा है। उधर हर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार का माया देवी मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचदशता में जुड़ा अखाड़ा परिसर में स्थित इस प्राचीन मंदिर की विशेष महत्वता है। मान्यता है कि इसी मंदिर के नाम से हरिद्वार को माया नगरी कहा जाता है। नवरात्र सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के दर्शनों के लिए भक्त लंबी कतारों में खड़े हैं और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। मंदिर में जब दक्ष प्रजापति जो है यज्ञ विध्वंस हुआ था, उस दौरान यहाँ पर माताजी का प्रथम जो अंग है यहीं पर गिरा था। पहली जगह यही है, तो इसीलिए प्रथम कहते हैं। और वैसे महागौरी के नाम से जो 8वीं माता है, उनके नाम से माताजी विख्यात हैं। नवरात्रों का चैत्र का महाव चल रहा है। ये नव वर्ष भी कहा जाता है इसे।
और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद माता जी के दर्शन करते हैं, मनसा देवी, चंडी देवी, और अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। और जो भी मनोकामना होती है माता जी की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, घरों में ले जाते हैं, यहाँ से ज्योति ले जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने घर में जाकर के पूजा पाठ करते हैं। मंदिर परिसर में भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला है। विशेष पूजा, हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया गया है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे बच्चों के साथ मां के दर्शन को पहुंच रही हैं। पंडित के मंत्रोच्चारण के साथ ही श्रद्धालुओं के भजनों से वातावरण बेहद दिव्य और पवित्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि नवरात्र के दौरान मां का आशीर्वाद पाना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नवरात्रि तो साल में 4 आती है और ये शारदीय नवरात्रि जो है बहुत विशेष होता है। जैसे चैत नवरात्रि अनुष्ठान का होता है, तो शारदीय नवरात्रि फंक्शन मतलब एक तरह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो अच्छे अच्छे श्रृंगार करते हैं, अच्छे अच्छे भगवान को भोग लगाते हैं, ताकि भगवती को बलि, भोग और हवन तीनों प्रिय है। जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, ये विश्व की सबसे प्रथम शक्तिपीठ है। माता जी की नाभि यहाँ विराजमान है और यहाँ लोग जो भी दर्शन करते हैं उनको 52 शक्तिपीठों के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। वहीं साफ सफाई और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माया देवी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब की दर्शाता है कि नवरात्र का ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। से पूजा की जाती है। श्री प्रपन्ना तेहरी प्रसीदा प्रसिद्ध माता जगतो खिलस्या प्रसिद्ध विश्व श्रीपाय विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्या। सभी भक्तों को जय माता दी। भक्तों में आचार्य हेमंत काला। आज हम सुंदर हरिद्वार की माँ अधिष्ठात्री माया देवी जी के चरणों में आ रखे हैं और आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है।